स्टार्ट तो हमने लास्ट टाइम ही कर लिया था। इसमें जो सबसे मेन पार्ट हमें पढ़ना है वो है सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, इन सब के बारे में, है ना। तो सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, इन सब की लेंथ निकालनी है, इन सब का एरिया फाइंड करना है। ये देखो, एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये हमको पता है ऑलरेडी बहुत सारी चीजें। फिर माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, आर्क, इन सब की लेंथ, इन सब का एरिया निकालना है इस चैप्टर में। टू फाइंड एरियाज ऑफ डिफरेंट शेप्स बाय रिलेटिंग देम विथ सेक्टर्स ऑफ सर्कल। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स होते हैं। जैसे दो सर्कल के अंदर कुछ कॉमन पार्ट आ जाता है, या एक ही सर्कल में कुछ और कॉर्ड्स वगैरह बना के कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हो जाते हैं। उन सब का एरिया, उन सब का पेरीमीटर, ये सब निकालने पे क्वेश्चंस है। तो एक बार एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब क्या क्या होते हैं और कैसे उनका हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अभी लिखोगे नहीं, आर्क। आर्क के बारे में क्या पता है? जैसे कोई सर्कल है, अब इस सर्कल में सरकमफेरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट मार्क करो। सर्कल की सरकमफेरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट मार्क करो, पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। 2 पॉइंट मार्क करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ काम हो रहा है। ये 2 पॉइंट मार्क कर लिए। अब देखो क्या है, ये जो पॉइंट्स है सर्कल के सरकमफेरेंस पे, ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सरकमफेरेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सर्कल को नहीं, सरकमफेरेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट तो ये ब्लू वाला है, ये वाला सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पार्ट्स में बट गया, और एक पार्ट उसके पीछे वाला है, ये ग्रीन वाला। तो ये जो पार्ट है ना, इन्हीं पार्ट्स को बोलते हैं आर्क। तो आर्क का मतलब क्या होता है, ये सर्कल के सरकमफेरेंस का पार्ट होता है, सर्कल की बाउंड्री का, पेरीमीटर का एक पार्ट होता है। तो आर्क का मतलब है कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ circumference of a circle। सर्कल के सरकमफेरेंस का कंटिन्यूअस पार्ट है। ठीक है। आर्क होते हैं 2 टाइप्स के मेनली, एक होता है माइनर आर्क, दूसरा होता है मेजर आर्क। तो आर्क को मेजर कैसे करते हैं, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा आर्क माइनर है, कौन सा आर्क मेजर है? तो उसके लिए हमको आर्क को मेजर करना पड़ता है। मेजरमेंट ऑफ आर्क। आर्क को मेजर कैसे करते हैं? तो इस आर्क को इमेजिन करो मेजर करना है, ए बी आर्क को मेजर करना है। ठीक है। तो क्या करते हैं, इस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करना है। सेंटर से ज्वाइन किया इस तरीके से। अब ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है, वो एंगल होता है इस आर्क का मेजरमेंट। ठीक है। तो आर्क का मेजरमेंट मतलब द एंगल subtended by an arc at the center of a circle is the measurement of that arc। measurement of that arc, ये उस आर्क का मेजरमेंट है। हमारे फिगर में देखो आर्क का मेजरमेंट कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम ए बी, इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे और ए बी पे एक आर्क का सिंबल बनाएंगे। ये है थीटा, जो कि एंगल ए ओ बी ही है, एंगल ए ओ बी है। तो ये आर्क के मेजरमेंट का सिंबल है। ए बी के ऊपर ये सिंबल जो देख रहे हो ना, ए बी के ऊपर अगर लाइन बना दे तो वो लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम सिर्फ ए बी लिख दे तो वो ए और बी के बीच का मिनिमम पाथ जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वो बताएगा। तो हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि आर्क के थ्रू हम ए से बी जा रहे हैं, है ना। तो ए बी आर्क का जो मेजरमेंट है वही है थीटा। अब ये थीटा बताएगा कि ये आर्क माइनर है कि मेजर है। तो थीटा पे केसेस होते हैं 3 केसेस टोटल। अगर ये थीटा लेस देन 180 हो
तो उस थीटा के करस्पॉन्डिंग जो भी आर्क होती है उसको बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है, अगर ये थीटा लेस देन 180 हो तो थीटा के करस्पॉन्डिंग जो भी आर्क है, जैसे हमारे फिगर में जो ब्लू वाला पार्ट है वो थीटा उसका 180 से छोटा है, तो ए बी आर्क कैसी है, माइनर आर्क है। अगर ये थीटा 180 हो जाए, इसको बोलेंगे सेमी सर्कुलर आर्क। और अगर थर्ड केस थीटा 180 से बड़ा हो जाए तो इसको बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, इसको बोलेंगे मेजर आर्क। ये क्लियर बोलो? यस सर। यस सर। चलो, तो ये आर्क हो गया। अब देखो नेक्स्ट। अच्छा, इस आर्क का ना कैलकुलेशन भी करते हैं हम लोग। जैसे लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे तो स्मॉल एल से लेंथ ऑफ माइनर आर्क, कैपिटल एल से लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो वो अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ आर्क की डेफिनेशन और कैसे उसको समझते हैं वो ही हम सीख रहे हैं। अभी आर्क पे कोई भी कैलकुलेशन हम आज नहीं करेंगे। ठीक है। नंबर 2, सेक्टर। देखो सेक्टर कैसे बनता है। सेक्टर भी सर्कल का पार्ट होता है, सर्कल में ही बनता है। तो सेक्टर कैसे बनता है? इट इज अ रीजन बिटवीन पेयर ऑफ रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। इसमें दो रेडियस चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग जो आर्क होती है वो चाहिए। जैसे देखो, एक रेडियस तो ये बना लिया, दूसरी रेडियस ये बना लेते हैं। तो ये ओ ए, ये हो गया बी। ओ ए और ओ बी ये हमारे दो रेडियस हो गए, और इनके करस्पॉन्डिंग एक तो ये छोटी वाली आर्क है माइनर आर्क, और एक पीछे वाली भी है बड़ी वाली। तो सेक्टर भी दो टाइप का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आर्क का रोल होता है। बिना आर्क के सेक्टर नहीं बन सकता है। तो अगर आर्क माइनर और मेजर है, सेक्टर भी माइनर और मेजर होगा। तो सेक्टर को भी हम थीटा के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा सेक्टर है, माइनर है कि मेजर है। एक सेक्टर देखो ये वाला है, इसको हाईलाइट अभी कर रहे हैं। ये पूरा सेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये देखो ओ ए ओ बी दो रेडियस हो गया, और उसके करस्पॉन्डिंग ये वाली आर्क। तो ये पूरा जो पार्ट है वो होता है सेक्टर। अब इस सेक्टर में भी वही रहता है, अगर थीटा 180 से छोटा हो तो माइनर सेक्टर, थीटा अगर 180 के इक्वल है तो सेमी सर्कुलर सेक्टर, और थीटा अगर 180 से बड़ा हो तो बनता है मेजर सेक्टर। सेक्टर का भी एरिया निकालते हैं, ठीक है, लेकिन वो हम अभी नहीं कर रहे। थर्ड टॉपिक ये होता है सेगमेंट। सेगमेंट भी एक तरह का रीजन है। इट इज रीजन बिटवीन chord एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन है। सेगमेंट में भी आर्क का रोल है, तो सेगमेंट भी हमारा माइनर और मेजर होता है। इसमें क्या क्या चाहिए होता है? तो एक हमें कॉर्ड चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क होती है वो चाहिए। लेकिन सेगमेंट को भी मेजर करने के लिए हमें सेंट्रल एंगल चाहिए होगा, क्योंकि वो भी आर्क के बेसिस पे बताते हैं। तो सेगमेंट भी बिना थीटा के बताना पॉसिबल नहीं है। देखो सेगमेंट हाईलाइट कर रहे हैं, ये वाला सेगमेंट है। तो बहुत ही ऑब्वियस है कि सेक्टर में से अगर ट्रायंगल माइनस कर लेते हैं तो सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, थीटा अगर लेस देन 180 तो ये होता है माइनर सेगमेंट,
थीटा इक्वल टू 180 तो सेमी सर्कुलर सेगमेंट, और अगर थीटा 180 से बड़ा तो ये होता है मेजर सेगमेंट। ये दोनों क्लियर? यस सर। ठीक है, तो फिगर के साथ कॉपी कर लो। देखो सर्कल का एरिया वगैरह सबको पता है, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो पहली एक्सरसाइज है ना उसमें सर्कल का एरिया, पेरीमीटर, यही सब हमको चाहिए होगा। फिर देखो सर्कल का एरिया, सर्कल में सबसे पहले ये रेडियस है, तो बेसिक डेफिनेशन सर्कल की जो डायमीटर होती है वो रेडियस का डबल होता है। सर्कल में जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल में रेडियस एरिया से कैसे निकालते हैं, तो एरिया को पाई से डिवाइड करते हैं, उसका अंडर रूट लेते हैं। अगर एरिया दिया हो तो सर्कल का रेडियस इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सर्कल में सरकमफेरेंस कितना होता है, तो 2 पाई आर होता है। इसको डायमीटर के फॉर्म पे पाई इंटू डी लिखा जा सकता है, क्योंकि 2r क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ये फॉर्मूला सबको पता है, बट फिर भी एक बार हमने डिस्कस कर लिया है। कई बार क्या होता है, हमें रिंग मिलता है ना, जैसे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें रिंग मिलेगा। रिंग क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बनता है। जैसे देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये सिर्फ होता है, बीच में खाली होता है। तो इस रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, रिंग का एरिया निकालने के लिए ये वाला कैपिटल आर और इस वाले को स्मॉल आर। तो रिंग का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ अ रिंग, इसके लिए हमें लार्जर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल माइनस करनी पड़ती है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, चाहो तो पाई कॉमन करके आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम सबको पता है 22/7 या फिर 3.14, तो ये पाई की वैल्यू होती है। इसको भी नोट डाउन कर लो, ये सर्कल हो गया और ये हो गया रिंग। अब देखो एक्सरसाइज 1 में जाना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में जाएंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीधा। कॉन्सेप्ट हमने सारे सीख लिए। एक्सरसाइज 1 में 5 या 6 क्वेश्चन है, कोशिश करें तो आज खत्म कर सकते हैं, और ये बहुत ही बेसिक है। द रेडियाई ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 12.1 का, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज द सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ दीज टू सर्कल्स। तो दो सर्कल्स हैं, ये मान लिया फर्स्ट सर्कल, ये मान लिया एक का रेडियस 19 है, एक का रेडियस 9 है। तो सर्कल 1 मान लिया इसको मान लिया सर्कल 2। अब क्या करना है, इस सर्कल का रेडियस हमने R1 मान लिया, R1। इस सर्कल का रेडियस R2 मान लेते हैं। R1 19 है, R2 कितना है, 9 है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज द सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ दीज टू सर्कल्स। तो इन दोनों सर्कल का सर्कमफेरेंस ऐड करके एक नया सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। ये वाली सर्कल का सर्कमफेरेंस मान लेते हैं C है। तो क्वेश्चन में ये दिया है और इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि न्यू सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ दीज टू सर्कल्स। अब ये सारे सर्कल्स ही हैं, तो सर्कमफेरेंस किस फॉर्म में होगा, 2 पाई r के फॉर्म में। तो 2 पाई r, C1 कितना होगा 2 पाई r1, C2 कितना होगा 2 पाई r2। 2 पाई कॉमन करके R1 प्लस R2, 2 पाई कॉमन करके R1 प्लस R2। तो यहां 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, जो रेडियस होगा वो 19 प्लस 9 मतलब 28 सेंटीमीटर। देखो यहां पे एक स्मार्टनेस हम ये दिखाएंगे कि सर्कमफेरेंस से R1 की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, इस सर्कमफेरेंस से R2 फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि उसका कोई जरूरत नहीं है, हमको 2 पाई कैंसिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो एरिया का सम बताएगा, तो उसमें भी हम
पाई आर स्क्वायर करके पाई से पाई कैंसिल कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 अभी थोड़ी देर के बाद आएगा, शायद वो होमवर्क हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये थोड़ा सा लंबा होता है, मैं हल्का सा समझा देता हूं और इसको सॉल्व करना है अभी। ओके, द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट marked with its 5 scoring areas from the center outward as gold, red, blue, black and white। सबसे अंदर वाला पार्ट गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट है। Gold score is 21 centimeter. Sorry, the diameter of the region representing gold score is 21 centimeter। तो सबसे अंदर वाले पार्ट का जो डायमीटर है वो कितना है? 21 सेंटीमीटर है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो जो विड्थ देख रहे हो ना वो 10.5 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। कैसे करेंगे? देखो, रिंग का एरिया हमको यूज करना है। सबसे पहला गोल्ड जो है वो तो एक कंप्लीट सर्कल है, तो एरिया ऑफ गोल्ड, गोल्ड वाले पार्ट का एरिया क्या होगा? पाई इंटू रेडियस ऑफ गोल्ड पार्ट और उसका स्क्वायर। तो ये देखो 22/7, गोल्ड वाले पार्ट का डायमीटर है 21, तो रेडियस हो गया 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5। 7 से कैंसिल करोगे 10.5 को तो क्या आएगा? 1.5। 22 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, आई होप मैंने पहले बताया है, नहीं बताया तो एक बार फिर से बता देता हूं। देखो यहाँ पे 22 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 22 को 1 से मल्टीप्लाई करो 22, और फिर 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो। किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब नंबर को हाफ करना, सिंपल। क्यों ऐसा होता है? 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब उस नंबर को हाफ करना। ठीक है, तो किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब नंबर को हाफ कर देना, सिंपल। तो 22 को 1 से किया 22 आ गया, 22 को 0.5 से किया तो 11 आ गया, इन दोनों को ऐड कर लो 33। तो 22 इंटू 1.5 कितना हो गया? 33। अब 33 को 10.5 से करना है, फिर से वैसे ही करो 33 इंटू 10.5। 33 को 10 से करोगे तो 330, ये सब माइंड में होने लगेगा। 33 को 0.5 से करोगे तो 16.5 है ना, तो इन दोनों को ऐड कर लिया 346.5। तो गोल्ड पार्ट का एरिया मिल गया 346.5, गोल्ड हो गया। अब देखो रेड पार्ट का, तो देखो रेड पार्ट जो है वो रिंग है, रेड में कंप्लीट सर्कल नहीं है, तो इसको देखना अच्छे से। एरिया ऑफ रेड पार्ट कैसे निकालेंगे? देखो एरिया ऑफ रेड पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट जो रेड की रिंग है ना, सिर्फ वही चाहिए। तो उसके लिए हमें रेड की सर्कल में से, ब्लू वाला सर्कल, ब्लू नहीं है वो गोल्ड है, तो रेड की कंप्लीट सर्कल में से अगर हम रेड की सर्कल का एरिया निकाल लें तो उसमें गोल्ड पार्ट इंक्लूडेड हो गया। जैसे अगर हम ये लिख लें पाई रेडियस ऑफ रेड, इतना अगर हम कैलकुलेट कर लें तो रेड तो आएगा, उसके अंदर गोल्ड भी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे पाई रेडियस ऑफ गोल्ड का एरिया। ये चीज समझ आ रही है? रिंग का एरिया है ये, सिंपल। यस ओके, तो देखो यहां पे पाई कॉमन कर लेना, फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ना, तो रेडियस ऑफ रेड कितना होगा बता सकते हो? रेडियस ऑफ रेड कितना होगा? देखो यहां से लेकर यहां तक, ये तो गोल्ड का रेडियस है 10.5, इसमें ये विड्थ 10.5 और ऐड हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ रेड कितना हो गया? 21 हो गया ना, 10.5 प्लस 10.5, तो रेड का रेडियस हो गया 21 स्क्वायर माइनस गोल्ड का रेडियस हो गया 10.5। और सही बोलूं इसको ऐसे ही करना तो आसान पड़ेगा, दोनों निकालोगे तो बहुत टफ पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छे लेवल का हो जाएगा। फिर ये देखो 22/7 पाई की वैल्यू, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई कर लोगे, तो 21 प्लस 10.5 कितना हो गया? 31.5, और 21 में से 10.5 माइनस तो 10.5। अब ये 7 से फिर से 1.5, 22 को
1.5 से मल्टीप्लाई तो 33, और 33 को 31.5 से, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हर चीज की ट्रिक नहीं होती है, मास्टर की हर ताले को नहीं खोलती है। 31.5 को 33 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ये हो जाएगा ना मल्टीप्लाई। Yes. तो ये मल्टीप्लाई करके यहां लिख लोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। एक पार्ट और कर देता हूं, उसके बाद बाकी कर लेना बैठ के। एरिया ऑफ ब्लू पार्ट, अब देखो ब्लू पार्ट में क्या करना है, पाई इंटू रेडियस ऑफ ब्लू स्क्वायर। ये जैसे ही निकालोगे तो क्या क्या आ गया, ब्लू के साथ साथ रेड का रिंग भी आ गया है और गोल्ड का पूरा सर्कल आ गया है। तो इसमें से ब्लू के सर्कल में से अगर रेड की सर्कल पूरी पूरी माइनस कर ले तो रेड के साथ साथ गोल्ड भी निकल जाएगा बाहर, क्योंकि रेड की सर्कल जब माइनस होगी तो रेड के अंदर गोल्ड पार्ट ऑलरेडी Yes. है ना। तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, सिर्फ हम माइनस करेंगे पाई रेडियस ऑफ रेड, और ये स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो ये बन गया पाई, पाई की वैल्यू पुट कर ले 22/7, 22/7। अब देखो रेडियस ऑफ ब्लू पार्ट कितना होगा, तो 10.5 10.5 10.5 तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 30 और 1.5, 31.5 माइनस रेड का 22, तो ये बन गया 22/7 इंटू a प्लस बी a माइनस बी। तो a माइनस बी तो फिर से 10.5 आ जाएगा, a प्लस बी कितना आएगा, तो इन दोनों को ऐड कर लो, ये हो गया तुम्हारा 0.5, और 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो ये 10 से कट गया, 7 से 1.5, ये कितना आ गया 33 इंटू 53.5, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर में ये भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ब्लू तक हो गया, तुम्हें ब्लैक करना है और व्हाइट करना है। चलो 5 मिनट्स का टाइम देता हूं, ये कॉपी कर लो और ब्लैक और व्हाइट का कैलकुलेट कर लो, करो जल्दी। बुक से वैसे मैच कर लिए होगे आंसर, एक बार देख लो फिर भी। पहले सारे रेडियस निकाल रहा है ये। तो गोल्ड पार्ट का एरिया है 346.5 जो कि करेक्ट था। रेड वाले पार्ट का एरिया है 1039.5, ब्लू वाले पार्ट का एरिया 1732.5, ब्लैक वाले पार्ट का एरिया 2425.5, और व्हाइट वाले पार्ट का एरिया 3118.5। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स के आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। तो कार के जो व्हील्स हैं उनका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर ईच। हर एक व्हील का डायमीटर सेम रहता है, वरना कार बैलेंस नहीं रहेगी। तो डायमीटर 80 है, रेडियस वहां से कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक in 10 minutes when a car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो कार की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर की, 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी वो पहले निकालेंगे। और उस डिस्टेंस को एक्चुअली क्या होता है, देखो सर्कल्स हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। कार की जो व्हील्स होते हैं ना, ऐसे तो आइडियल सिचुएशन ये होता है कि कार के व्हील का सिर्फ एक पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट आइडियल सिचुएशन वही है कि कार के व्हील पे जब कार रोड पे चलती है तो सिर्फ एक पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, और वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि कार के व्हील अगर सर्कल ले रहे हैं तो रोड क्या होती है, टेंजेंट होती है। हालांकि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इतने सारे पार्ट जो होते हैं वो कांटेक्ट में होते हैं, क्योंकि कार की व्हील्स में एयर होता है ना, तो एयर की वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेस होता है ना। तो बहुत सारे पार्ट कांटेक्ट में आते हैं, बट आइडियल सिचुएशन ये है कि कार का व्हील अगर हम सर्कुलर ले रहे हैं तो रोड क्या होती है, टेंजेंट होती है, तो सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट में होता है। अब मान लो ये पॉइंट कांटेक्ट में है, जब कार की व्हील एक रिवॉल्यूशन लगा के यहां पहुंच जाएगी और वही पॉइंट फिर से ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो उस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो क्या होगा, तो कार की व्हील्स का जो लेंथ है ना, आउटर बाउंड्री, वो सड़क पे एक बार रोल हो जाएगा। मतलब
सरकमफेरेंस एक बार ट्रेवल हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, ये जो ब्लू पार्ट है ना, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छोड़ दो, ये जो ब्लू पार्ट है वही रोड पे रोल होगा, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर फिर से ग्राउंड पे आ जाए तो एक सी मतलब 2 पाई आर की जो लेंथ होगी वो ट्रेवल हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो एक रिवॉल्यूशन में कार की व्हील्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 2 पाई आर के इक्वल ट्रेवल किया होगा। अब हम ये निकालेंगे कि 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, और वो जो डिस्टेंस आएगा वो 2 पाई आर का कौन सा मल्टीपल है। जो भी मल्टीपल आएगा उतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होंगे। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर है। सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? S इक्वल टू वी टी होता है ना, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। देखो स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर है, इनटू टाइम लिया 10 मिनट्स में, तो ये सही नहीं लगेगा, आवर्स को भी मिनट्स में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया 66 किलोमीटर, आवर्स को हमने 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट बना दिया, और ये 10 मिनट एज इट इज। अब मिनट से मिनट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 11 टाइम्स कैंसिल। तो 10 मिनट्स में कार ने 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये जो 11 किलोमीटर है उसको डिवाइड करेंगे 2 पाई आर से, ठीक है। तो 11 किलोमीटर 2 पाई आर जब निकालेंगे तो वो सेंटीमीटर में आएगा, देख रहे हो ना। तो किलोमीटर को हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया तो मीटर बन गया, और 100 से और मल्टीप्लाई कर लिया तो ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब कितना है 40, और ये भी सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। यहां देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट भी रहा है, 0 से 0 कैंसिल, ये 7 ऊपर जा रहा है, और उससे पहले 11 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये 7 ऊपर चला गया, और ये 2 इंटू 2 से ये कितनी बार में कट गया, 250 टाइम्स कट गया। तो ये आ रहा है 250 इंटू 7 इंटू 10, और ये 4 अभी बचा है, अपॉन 4 है। 4 से कट गया 2, मतलब 2 से कट गया 2 टाइम्स, ये कट गया 5 टाइम्स, इस 2 से ये कट गया 125 टाइम्स। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 125 इंटू 5 इज 625, और 625 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4375। 4375 इतने रिवॉल्यूशंस वो कार के व्हील्स लगाएंगे 10 मिनट्स की जर्नी में। समझ आई बात? Yes. चलो कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर 375 करेक्ट। ये देखो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज 5280। तो ये फेंसिंग करने का मतलब बार्ड वायर लगाते हैं ना, उस तरीके से वायरिंग करने का, वायर लगाने का बाउंड्री पे कॉस्ट कितना है 5280, और रेट क्या है ₹24। अपना एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। तो देखो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट है 5280 रुपीज, और पर मीटर कॉस्ट कितना है, पर मीटर कॉस्ट है 24। तो यहां से हम सरकमफेरेंस बहुत इजीली निकाल सकते हैं ना, इन दोनों को डिवाइड करके। तो सरकमफेरेंस कितना होगा 5280 अपॉन पर यूनिट कॉस्ट। तो
12 से कैंसिल 2 टाइम्स, 12 से कैंसिल, 12 4 जा 48 और 4 जा 48 0, 2 से कैंसिल 220। तो इसका जो पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस आ गया वो 220 मीटर। इस सर्कुलर फील्ड का सर्कमफेरेंस आ गया 220 मीटर। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 0.5 पर मीटर स्क्वायर। इसके हिसाब से उसको प्लगिंग करनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। कॉस्ट कितना बैठेगा? तो देखो प्लगिंग जो करनी है वो फील्ड पे करना है, मतलब एरिया पे करना है, तो एरिया निकालना पड़ेगा। पहले एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? रेडियस। और रेडियस निकालने के लिए सर्कमफेरेंस को यूज करेंगे। 2 पाई आर इक्वल टू 220, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 220। तो यहां से रेडियस कितना होगा? 220 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 से कैंसिल 10 टाइम्स, 2 से कैंसिल 5 टाइम्स, तो रेडियस आ गया 35 मीटर। फिर निकालते हैं एरिया। 22/7 इंटू 35 इंटू 35, 7 से कैंसिल 5 टाइम्स, 22 से 5 मल्टीप्लाई 110 इंटू 35। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0, 11 5 जा 55 विद कैरी 5, 11 3 जा 33 और 5 38, तो 3850 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया। प्लग करने का कॉस्ट, तो इस एरिया को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3850 इंटू 0.50 और ये कॉस्ट रुपीज में आएगा। तो फिर से वही बात, 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली चीज इसको ऐसे लिखेंगे 3850 इंटू 0.5, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का मतलब होता नहीं है। अभी जो जीरो है वो डेसिमल को हटाने में लग जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 विद कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42 विद कैरी 4, 5 3 जा 15 और 4 19, तो 1925 रुपीज इसका आंसर होना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, वरना प्रोसीजर यही है। समझ आई? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये कॉपी कर लो, आज यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास पे हम इससे आगे चलेंगे। ये कॉपी करके जा सकते हैं।